हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं दृष्टि के टेस्ट 4 के पार्ट 4 को लेके, जिसमें हमने कम से कम 75 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 76 से 100 क्वेश्चन करेंगे। हम डेली 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो आज के जो लास्ट है, ये आज लास्ट का फाइनल पार्ट होगा इसका, जो कि पार्ट 4 है ना। ये टेस्ट नंबर 4 पॉलिटी का है, जिसमें 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे और बाकी सारे पॉलिटी के थे। चलिए आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया हमसे कि कौन से सही हैं, ठीक है। आइए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जिनमें विदेशी और निगम जैसे कानूनी संस्थाएं भी शामिल है। तो देखिए, पहला यहाँ लिखा है ना, स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को, तो ये गलत है ना। और विदेशी निगम जैसी कानूनी संस्थाओं को नहीं। जो 19वां है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक है, ओनली भारतीय नागरिकों के लिए, और विदेशी और निगम जैसी कानूनी संस्थाओं के लिए नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। स्टेटमेंट दूसरा, किसी भी पेशे को अपनाने या कोई भी व्यवसाय करने के अधिकार को राज्य द्वारा कुछ व्यवसायों को विशेष रूप से अपने लिए आरक्षित करके सीमित किया जा सकता है। हाँ, ये राइट है। अब जैसे है ना, आरक्षित करके सीमित किया जा सकता है, आप देख लीजिए, रेलवे एकाधिकार था, अब जाके थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बट पहले इसे अपने ही सरकार ने आरक्षित कर रखा था कि ये गवर्नमेंट ही चलाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कितने कथन सही हैं। पहला, अनुच्छेद 25 धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं दोनों को शामिल करता है, नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ये राइट है। आर्टिकल 15 में सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, ओके। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 26 केवल धार्मिक संप्रदायों को अधिकार की गारंटी देता है और यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों को शामिल करता है। देखो, स्वास्थ्य तक तो ठीक है, बट ये मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों को शामिल करता है, तो ये वाला यहाँ गलत हो जाता है ना, सेकंड गलत होता है। तीसरा, अनुच्छेद 27 राज्य को किसी विशेष धार्मिक स्थान पर तीर्थयात्रियों पर शुल्क लगाने से प्रतिबंधित करता है। देखिए, आपने बहुत से धर्मस्थलों पर देखा होगा, कहीं पे टिकट लगती है, 10 रुपये एंट्री फीस होती है या 50 रुपये एंट्री फीस होती है, तो वो शुल्क की गिनती में आता है। शुल्क लगाने से प्रतिबंधित नहीं करता है, टैक्स लगाने से, ओके। तो ये यहाँ गलत हो जाता है ना, तो यहाँ इसमें सिर्फ ओनली वन राइट है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश मीडियम वाले ये देख लें एक बार स्टॉप करके, ठीक है। चलिए, ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78, जो कि हमारे रीट और फिर यहाँ सामने विवरण दिया है और पूछा है कितने युग्म सुमेलित हैं। ये है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स के लिए 2 to 6, है ना। रीट अधिकार, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष राइट है पेश करना। दूसरा, परमादेश, किसी सरकारी अधिकारी को ऐसा कर्तव्य निभाने का निर्देश देना जिसे करने से उसने इनकार कर दिया हो, ये भी राइट है। प्रतिषेध मतलब निषेध, अधीनस्थ न्यायालयों को उसके अतिरिक्त क्षेत्र से बाहर जाने पर रोकना, ओके, ये भी राइट है। तीसरा, उत्प्रेषण, अधिकार क्षेत्र की कमी, अतिरेक के कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को रद्द करना, मतलब कहीं पे भी अगर गलती निकल जाती है, त्रुटि होती है उस सुनवाई में, तो ये इससे रोक सकते हैं उत्प्रेषण जारी करके। इसका मतलब यहाँ पे ये चारों राइट है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं, जिन्हें रीट याचिकाओं के माध्यम से लागू किया जा सकता है। देखिए, डीपीएसपी राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करते और ये प्रवर्तनीय भी नहीं है, आपने पढ़ा ही है, प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि आर्टिकल 37, ओके। तो ये गलत है पहला। दूसरा, राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के क्रम में संघ और राज्य सरकारों के लिए निर्देशों की भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये राइट है दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि डीपीएसपी बताते हैं सरकार को और केंद्र को कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें सिर्फ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 अमेंडमेंट 2002 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर हमसे, यहाँ पूछा है कि कितने कथन सही हैं, ठीक है।
पहला पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, ठीक है, जिसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, देखो अगर कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि 86 अमेंडमेंट से कहाँ कहाँ पे संशोधन किए गए थे, तो एक तो फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। इन तीनों जगह पे एक डिफरेंस है, एक जगह पे 0 से 6 ईयर लिखा हुआ है और बाकी दोनों जगह पे 6 से 14 साल लिखा हुआ है, बस यही डिफरेंस है और यहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसने अनुच्छेद 45 के तहत एक नया निदेशक तत्व प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापित से मीनिंग अनुच्छेद 45 में कुछ और लिखा था और इस अमेंडमेंट के बाद यहाँ कुछ और लिखा गया है, जिसमें सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। ये डीपीएसपी में मतलब कि 0 to 6 ईयर वाला प्रावधान डाला हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 51 है मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें माता पिता या अभिभावकों से 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। ये भी राइट है यहाँ पर, मतलब तीनों सही है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कौन सी सही है। राज्यपाल धन विधेयक के अलावा किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकते हैं। देखो चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, तो पहला राइट है। दूसरा, राज्यपाल धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, ये भी राइट है। देखो राज्यपाल के पास दो ऑप्शन होते हैं धन विधेयक के लिए, एक तो वो सहमति रोक सकता है और सहमति दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट राइट है। धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की ये क्या कहते हैं, अनुमति से, पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 82। निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है। कितनी स्थितियों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां शामिल है। ठीक है, देखो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां ना दो टाइप से है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक कंडीशनल है, मतलब कि स्थिति के ऊपर कि ऐसी कंडीशंस बन गई हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन है ना, पढ़ने से ही लग रहा है ना कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ये नहीं होगा। दूसरा, विधानसभा में बहुमत खो चुकी मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, ये भी नहीं होगा, ये भी कंडीशनल है। तीसरा, मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत खो चुकी और कोई वैकल्पिक सरकार न होने पर विधानसभा का विघटन। सब ये तीनों के तीनों कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। संवैधानिक कौन सा है पता है? संवैधानिक से मीनिंग हुआ यूज़ ऑफ आर्टिकल 356, यूज़ ऑफ आर्टिकल 200 क्या है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। ठीक है, और वो कौन से विधेयक आरक्षित किए जाएंगे ये गवर्नर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और ये है कंडीशनल। तो यहाँ पूछा है कि संवैधानिक विवेकाधिकार कौन कौन से, तो इनमें से एक भी नहीं है, तो यहाँ आएगा डी, कोई भी नहीं। ओके नेक्स्ट, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पर देख लें वो रोक के इसे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 83। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने सही हैं ये पूछा है। ठीक है, पहला, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पहला राइट है, क्योंकि जब तक बहुमत होता है तभी तक मुख्यमंत्री रहता है ना, जैसे ही बहुमत खत्म हुआ उसकी सरकार गिर जाएगी, तो पहला राइट है। दूसरा, राज्यपाल किसी भी समय मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है, भले ही उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं, जब तक विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त है तब तक नहीं हटा सकते। जब विश्वास फ्लोर टेस्ट वाला ऑप्शन आता है ना, जब उसे बहुमत नहीं होता है तो तब हटाते हैं, और जब तक बहुमत है तब तक नहीं हटा सकते। ठीक है। तीसरा, विधानसभा में विश्वास खोने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है, राज्यपाल द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है, ये राइट है। अगर विश्वास खो देगा तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर राज्यपाल उसे बर्खास्त भी कर सकता है, फ्लोर टेस्ट के जरिए या इन सब के जरिए। ठीक है, तो कौन कौन सा राइट है, पहला और दूसरा, इसमें दूसरा राइट है, दो राइट है मतलब। आइए नेक्स्ट, उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है, इसे अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है। अभिलेख न्यायालय मतलब आपने ये पढ़ा होगा
न्यायालय अवमानना अधिनियम 1967 या 1971, 1967 है ना। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1967 के तहत ये इसमें आता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नोट, ये 1971 है। ओके, 1971। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को 1 रुपये का दंड दिया गया था न्यायालय की अवमानना के लिए, है ना। तो ये वो है। आइए नेक्स्ट। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने सही हैं। ओके। उच्च न्यायालय केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकता है, राइट है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा केंद्रीय विधियों से संबंधित मामलों को शामिल करने के क्रम में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का विस्तार हो ही नहीं सकता है। 42nd ने हर जगह रेस्ट्रिक्शन लगाया था, न्यायालय वर्सेस विधायिका, ये हो गया था कि न्यायालय से ऊपर है, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे 42nd गलत है। 43rd अमेंडमेंट करके 42nd ने रोका था और 43rd ने इसे वापस से बहाल किया था कि न्यायिक समीक्षा का विस्तार किया जाए, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है। थर्ड, यदि किसी विधि से मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यस, आप आर्टिकल 226 का यूज़ करेंगे, है ना। और सुप्रीम कोर्ट में 32। ओके, तो पहला और तीसरा राइट है, इसका मतलब ऑप्शन 2 बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लोक अदालत क्या होता है, ये वैकल्पिक न्यायालय एक तरीके से, है ना। न्यायालय से बाहर वैकल्पिक न्यायालय होते हैं ये लोग। देखो क्या पूछा है, कितने सही हैं। इसको न्यायालय में लंबित या मुकदमे पूर्व चरण के विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। हाँ, या तो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में कहीं पे, या उससे पहले भी इनके पास भेजा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, सभी पक्षों पर बाध्यकारी, और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये भी राइट है। तीसरा, इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये तीनों राइट है इसमें, है ना, तो ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट, ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पूछा क्या है, कौन से सही है। इसे मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायतों या सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को न्यायाधिकारी कहा जाता है और उसे राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। देखो अब एक चीज़, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय। ग्राम न्यायालय राज्य की बात है ना। एक गांव के लिए न्यायालय की स्थापना या उस एरिया के लिए सर्वोच्च न्यायालय का इन्वॉल्वमेंट क्यों होगा, हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा, ए आएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट 88, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कितने सही हैं। केट रक्षा बलों के सदस्यों सहित लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधी सभी मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। देखो, रक्षा बलों के सदस्यों सहित ये गलत है। केट में सिर्फ लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधी मामले, और ऐसे ही जो लोक सेवक और अन्य संवैधानिक पदों पर हैं उनमें आता है। रक्षा बल इसके क्षेत्र से बाहर है, तो पहला गलत। दूसरा, केट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है, राइट है। तीसरा, केट के आदेशों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय को दरकिनार करते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। देखो, जो मूल रूप से जब अमेंडमेंट करके ऐड किया था 14A को, 14 भाग ए, जब इसे ऐड किया गया था तो मूल रूप से यही था कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, पर चंद्र कुमार केस हुआ था एक, है ना, उसमें कहा कि उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं, तो ये तीसरा यहाँ गलत हो गया। तो इसमें सिर्फ एक राइट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले ये देख लेंगे। भारत शासन अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 89, भारत शासन अधिनियम 1935 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा कभी लागू नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये नहीं है बोला कि एक्ट तो आ गया पर लागू नहीं हो पाया। पहला, प्रांतीय स्वायत्ता। देखिए, प्रांतीय स्वायत्ता 1937 में प्रभावी कर दी गई थी। केंद्र में द्वैत शासन, देखो ये जो है बी, केंद्र में द्वैत शासन, ये कॉन्फ्लिक्टेड था क्योंकि यहाँ था आरक्षित
है ना, और हस्तांतरित इन दो में बांटा गया था। ये कभी लागू नहीं हो पाया था इनसे। तो आंसर तो हमें पता चल गया कि ये बी है इसका आंसर। दूसरा देख ले, संघीय न्यायालय का गठन। संघीय न्यायालय भी 1937 में गठित हो चुका था। प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत, ये भी हो चुका था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये बी, केंद्र में द्वैध शासन, ये लागू नहीं हो पाया था, तो इसका बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? ठीक है, पूछा है इसके द्वारा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लाए थे, है ना। ये उद्देश्य प्रस्ताव, इसे ही संविधान का दर्शन कहा गया था। जो अभी हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, इसी से प्रेरित है। ठीक है, इसके द्वारा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु, जो प्रस्तावना में लिखा है सेम यही है, राइट है पहला। दूसरा, इसके तहत संघ को अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं, संघ को नहीं, राज्य को दी गई थी, तो ये दूसरा है, गलत होता है। इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, हाँ ये राइट है, मैंने कहा 13 दिसंबर 1946, है ना, तो ये राइट है। चौथा, इसे बिना किसी परिवर्तन के प्रस्तावना के रूप में शब्दशः अपनाया गया है। बिना और शब्दशः मतलब वर्ड टू वर्ड, गलत है, इसमें अमेंडमेंट किए गए, इसके बाद इसे अपनाया गया था, है ना। तो पहला राइट, तीसरा राइट, तो इसका ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पूछा क्या है, कितने कथन सही हैं? जनहित याचिका के तहत लोकस स्टेंडाई के प्रारंभिक नियमों में ढील दी गई ताकि उन लोगों की ओर से भी मामला दायर किया जा सके जो न्यायालय नहीं जा सकते। लोकस स्टेंडाई का मतलब जो पीड़ित है वही केस करेगा। ठीक है, तो ये राइट है। दूसरा, इसके तहत आमतौर पर पूरी तरह से निजी विवादों को निपटाने के बजाय वंचित लोगों के एक बड़े वर्ग के अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका दायर की जा सकती है। ये भी राइट है कि हाँ, मतलब सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं, आप इससे बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित हो रहा है, तो उसके लिए आपने वो बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों के केस देखे होंगे, है ना। तीसरा, जनहित याचिका के तहत न्यायालय की भूमिका सामान्य मुकदमेबाजी की तुलना में अधिक सक्रिय और रचनात्मक होती है। हाँ, आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर से और पोस्ट कार्ड से, पोस्टल पेपर से, इनसे भी ये लोग केस उठा लेते हैं कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है ना। तो ये तीनों राइट होंगे इसमें स्टेटमेंट। आप देखिए, जनहित याचिका पीएन भगवती, है ना, पीएन भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर, वी.के. अय्यर साहब, ये लोग भारत में जनहित याचिका को लाए थे, अग्रदूत माने जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें आंसर सी होगा 91 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन सी सही है? सबसे पहले तो देख लो, क्षेत्रीय परिषदें ये 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम से बनी हुई है। ये सब वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है ना, वैधानिक है। और तीसरा, ये राज्यों के बीच में समन्वय को बढ़ाती है, यानी फेडरल, जो संविधान का संघीय संरचना है उसको मजबूत करती है। ठीक है, पहला क्या है, पूर्वोत्तर परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित 5 वैधानिक क्षेत्रीय परिषदों में से एक नहीं, पूर्वोत्तर परिषद 1971 से गठित हुई थी। ठीक है, तो ये गलत है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष उस क्षेत्र के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रतिवर्ष चुना जाता है, ये राइट है। उपाध्यक्ष तो मुख्यमंत्री अलग अलग हर साल, बट अध्यक्ष इसके होते हैं गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो इसमें राइट सिर्फ बी, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 93। संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का कारण नहीं बनेगी? 10वीं अनुसूची, दल बदल, 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, पहला क्या कहता है, निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता को त्यागना जिसके अंतर्गत वो निर्वाचित हुआ है, इससे उसे बाहर कर दिया जाएगा, मतलब दल बदल लागू होता है। यहाँ पूछा है कौन से पे नहीं लागू होगा। ठीक है, दूसरा, निर्वाचित सदस्य द्वारा पूर्व अनुमति के बिना पार्टी व्हिप के विपरीत मतदान देना, इस पर भी लागू होगा। निर्दलीय सदस्य द्वारा निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना, इस पर भी लागू होगा। डी, मनोनीत सदस्य द्वारा मनोनीत होने की तिथि से 6 माह के अंदर
किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाना, ये गलत है, इस पर नहीं होगा, क्योंकि 6 माह के बाद, ये 6 माह के अंदर अगर कर लेगा तो इस पर लागू नहीं होगा, अगर 6 माह के बाद करता है तो इस पर लागू होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर डी आएगा। ओके, नेक्स्ट 94, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से सही है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। देखो ये गलत है, आर्टिकल 348, ठीक है, यहाँ मुख्यमंत्री की जगह गवर्नर है, राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, सीधे सीधे आर्टिकल 350A के वर्ड सही है, ठीक है, तो ये राइट है, इसमें सिर्फ बी राइट होगा। ओके, वैसे ये जो राजभाषा से संबंधित प्रावधान आपके संविधान के भाग 17 में आएंगे, ठीक है। भाग और अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 95, अरे आप लोग ये इंग्लिश मीडियम वाले इसे पॉज करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के महान्यायवादी और किसी राज्य के महाअधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कौन से सही है। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि भारत के महान्यायवादी, ठीक है, भारत के महान्यायवादी आते हैं आर्टिकल 76 और राज्य के महाअधिवक्ता आर्टिकल 165, है ना। पूछा क्या, दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अहर होना पड़ता है। नहीं, जो भारत के महान्यायवादी है वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए, और जो राज्य के महाधिवक्ता है वो हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, तो ये पहला गलत होता है। दूसरा, दोनों ही अपने अपने विधानमंडलों के सदस्यों को उपलब्ध विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के हकदार है। हाँ, वो सदन की जो सत्र चलते हैं उनमें मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस मतदान नहीं कर सकते हैं लोग, है ना, मतदान नहीं कर सकते, बाकी बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सभी विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ उनको प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये इसमें आंसर बी होगा, क्योंकि पहला गलत है हमारा। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनी घटनाएं 24 जनवरी 1950 को घटित हुई थी। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो 3 है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, हमेशा याद रखना कि जो दोनों राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये दोनों सेम डे को सिलेक्ट किए गए थे, 24 जनवरी 1950, ठीक है। ओनली राष्ट्रध्वज 22 जुलाई को सेलेक्ट किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। तो ये अलग है इनमें, तो पहला हमारा गलत हो जाता है। बाकी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों सेम डे। राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित, ये राइट है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का, देखिए मई 1950 राष्ट्रमंडल, तो ये पांचवा यहाँ गलत हो जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी, हुआ जनवरी में ही था बट डेट अलग थी, ठीक है, तो ये यहाँ गलत हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर 3 राइट है, 2, 3 और 4, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये राइट है। दूसरा, भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संश्लेषण को प्राथमिकता दी है, राइट है, क्योंकि जब एक्ट बनाते हैं तब संसदीय संप्रभुता होती है, और जब न्यायिक सर्वोच्चता यानी जो अगर जो एक्ट बनाए अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस करते हैं, तो पहला और दूसरा दोनों राइट है। पूछा क्या है कौन सा सही है, तो इसमें सी आएगा। ओके 98, फजल अली आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फजल अली आयोग जो कि 1953 में गठित किया गया था, है ना, 1953 में गठित हुआ था, और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बेस पे 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। ओके, पूछा क्या है कौन से सही है। इसका गठन भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बढ़ती मांग की प्रतिक्रिया में किया गया था। यस, 1950 में आपने जो आंध्र प्रदेश में श्रीमल पट्टू की मृत्यु हुई थी, और फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, उसके बाद इसकी
इस आयोग की गठन किया गया था, ठीक है। तो पहला राइट है। दूसरा, इसके द्वारा केवल भाषाई एकरूपता के आधार पर राज्यों की गठन की सिफारिश नहीं, ये गलत है। ओनली राज्य नहीं, ओनली भाषा नहीं, यहाँ पे एकता व सुरक्षा भी मानदंड अपनाए गए थे, ठीक है। एकता व सुरक्षा, इसमें 3 सदस्य थे, KM पणिकर, HN कुंजरू और खुद फजल अली, तो ये राइट है। दूसरा गलत है। एक चीज़ और, इसने एक भाषा और एक राज्य इस अवधारणा को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो इसमें राइट कौन कौन से, 1 और 3, यानी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पूछा गया कौन से सही है। अनुच्छेद 263 में संसद द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का उल्लेख करता है, नहीं, यहाँ 262 है, क्योंकि 263 अंतर्राज्य परिषदों के लिए। ये रहा दूसरा, अंतर्राज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 262 के अंतर्गत किया गया है, नहीं, गलत। देखो ऊपर नीचे, ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित छठी अनुसूची, देखिए छठी अनुसूची भाग 10, 5वीं और 6ठी अनुसूची भाग 10, आर्टिकल 244। ओके, पूछा क्या है, छठी अनुसूची निम्नलिखित राज्यों पर लागू होती है। यहाँ मैप के थ्रू याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इसमें पहला ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ऐसे काटेंगे तो नागालैंड 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, फिर नागालैंड 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी गलत है। आइए, तो हम आज के हमारे टेस्ट कंप्लीट होता है, पार्ट 4, और जो दृष्टि मेंटरशिप का टेस्ट था, टेस्ट नंबर 4, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस।